गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। डाल्टन के समय डाल्टन ने तो ये कहा था कि परमाणु अविभाज्य है और उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात पदार्थ की जो मूलभूत इकाई है वह परमाणु है। लेकिन जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया था और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन शब्द दिया था। इसके बाद गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की खोज की और चैडविक ने न्यूट्रॉन की। तो जब परमाणु में इन कणों की खोज हुई, ये पता चला कि परमाणु इन तीनों कणों से मिलकर के बन रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति कहाँ होगी, परमाणु में वे कैसे स्थित होंगे, किस तरीके का उनका आकार होगा, कैसा व्यवहार होगा, ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए रदरफोर्ड ने एक परमाणु नाभिकीय मॉडल दिया था। तो आज हम वही पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। सन 1911 में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था और वो प्रयोग था, उन्होंने लेड का एक बॉक्स लिया। उस लेड के बॉक्स में रेडियम पदार्थ से निकलने वाली अल्फा कणों को प्राप्त किया और इन अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र के ऊपर आपतित किया था। क्या किया उन्होंने? लेड का बॉक्स लिया, लेड के बॉक्स में रेडियम नामक पदार्थ को रखा, तो ये देखा और उसमें विद्युतीय कनेक्शन कर दिया था। तो क्या देखा कि उस रेडियम से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकल रही हैं, है ना। और इन किरणों को ही कहा जाता है, 3 प्रकार की किरणें थी। वे जो धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ रही थी वे थी बीटा किरणें। वे जो ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ रही थी वे थे धन आवेशित अल्फा किरणें। और कुछ किरणें ऐसी भी थी जो धन या कैथोड और एनोड की ओर ना मुड़ते हुए सीधे निकल जा रही थी, तो वो थी गामा किरणें। इन्हीं तीनों किरणों में से रदरफोर्ड ने अल्फा किरणें को लिया। इन अल्फा किरणों को स्वर्ण के पतले चादर, सोने का एकदम पतला चादर बनाया और उसके ऊपर आपतित किया। तो क्या देखा कि अल्फा कणें जो है, किरणें जो हैं, वो उस स्वर्ण पत्र को भेदती हुई कुछ किरणें ऐसी हैं जो सीधे निकल जाती हैं, कुछ किरणें ऐसी हैं जो छोटा कोण बनाते हुए विक्षेपित होती हैं और कुछ कोण ऐसी होती हैं जो अपने मार्ग में, बहुत कम मात्रा में ऐसी होती हैं किरणें जो अपने मार्ग में वापस आ जाती हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिससे हमने कुछ निष्कर्ष भी निकाले थे, तो वो क्या था? ये था स्वर्ण पत्र। इसमें अल्फा कणों की बौछार किया।
रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र लिया और उस पे ये अल्फा किरणों की बम्बार्डमेंट कराई, है ना। तो जब अल्फा कण भेजा जाता है स्वर्ण पत्र के ऊपर तो क्या होता है कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र में से होकर के आर पार चले गए। यहाँ से भी अल्फा कण निकले, आर पार चले गए, इधर भी अल्फा कण निकल रहे हैं और आर पार चले जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कोण बनाते हुए विक्षेपित हो रहे हैं और बहुत ही कम मात्रा में अल्फा किरणें ऐसी भी थी जो वापस टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट जा रही थी। तो इन सारी बातों को देखते हुए रदरफोर्ड ने अपना निष्कर्ष निकाला और वो निष्कर्ष क्या था कि इस परमाणु में अधिकांश भाग ऐसा है जो खोखला है। खोखला है मतलब खोखला है इसीलिए इसके अंदर से किरणें आर पार चली जा रही है ना। अल्फा किरणें जो हैं वो आर पार जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि अधिकांश भाग कैसा है, वो खोखला है। दूसरा, कुछ ऐसे भी हैं जो विक्षेपित हो जा रही हैं और बहुत कम किरणें ऐसी हैं जो क्या हो जा रही हैं, टकरा के उसी दिशा में वापस लौट जा रही हैं। तो क्या बताया कि अधिकांश भाग खोखला होगा, बीच में एक ठोस भाग है और इस ठोस भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया था। इस भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक। और ये कहा चूंकि अल्फा किरणें भी धनावेशित होती हैं और यहाँ से जाकर के इस नाभिक से टकरा करके किरणें वापस हो रही हैं, अर्थात नाभिक ठोस होगा और वहाँ पे उपस्थित धन आवेशित कण होगा। तो धन आवेशित कण क्या था? प्रोटॉन था। अर्थात नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित है। अब इसकी त्रिज्या को देखा तो परमाणु की कुल जो त्रिज्या थी परमाणु की त्रिज्या ये थी 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर, है ना। एक परमाणु की त्रिज्या लिया, वो परमाणु की त्रिज्या कितनी थी? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और उसके बाद उसने इस नाभिक की त्रिज्या को देखा तो क्या पता चला कि ये जो नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻13 सेंटीमीटर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की तुलना में उसका नाभिक बहुत ही छोटा होगा, है ना। और बीच में प्रोटॉन है, ये खोखली जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चूंकि ये धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन हो गए ऋणावेशित, इसीलिए ये जो किरणें हैं ये आसानी से आर पार चली जा रही हैं। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल का निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या था कि अधिकांश भाग खोखला होता है, जहाँ पे विशेष कक्ष होते हैं और इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बीच का भाग ठोस है और उसमें धन आवेशित प्रोटॉन उपस्थित है। अगर परमाणु की त्रिज्या देखें तो कुल परमाणु की त्रिज्या थी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और केवल नाभिक की त्रिज्या थी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अलग अब इसके बाद उन्होंने ये प्रयोग कई तत्वों के परमाणुओं के लिए किया। तो क्या देखा कि अलग अलग तत्व के परमाणु में अलग अलग आवेश उपस्थित है। आवेश कैसा है? अलग अलग परमाणुओं में आवेश अलग अलग है। मतलब क्या हो गया कि अलग अलग तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग होगी, है ना।
ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विशेष कक्षा में उपस्थित हैं। तो इसको अपन ने कहा परमाणु के कक्ष, है ना। कक्ष में क्या चीज उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण और प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। तो ये तो हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उस परमाणु मॉडल से के निष्कर्ष। अब इस परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल बताया था, उस परमाणु मॉडल में बहुत सारी बातों के बारे में पता चला था, जैसे कि परमाणु का पूरा भार उसके नाभिक में स्थित होता है। क्या पता चला? कि पदार्थ का पूरा भार उसके नाभिक में स्थित है और नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित है। प्रोटॉन के साथ नाभिक में ही न्यूट्रॉन भी उपस्थित होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर के इसका पूरा भार को परमाणु का भार बनाते हैं। चारों ओर विशेष कक्षाएं होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चूंकि प्रोटॉन में धन आवेश है, जितनी संख्या प्रोटॉन की होगी उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की भी होगी। क्यों होगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान? क्योंकि हम जानते हैं परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होता है ना। परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है। तो उदासीन कैसे होगा? जब नाभिक में बीच में ठोस पदार्थ, ठोस भाग के रूप में प्रोटॉन उपस्थित है ना। नाभिक, परमाणु का जो नाभिक है उसमें ये बीच का भाग, इसमें प्रोटॉन उपस्थित है जो धन आवेशित है। अब चारों ओर कक्ष है, उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इस परमाणु मॉडल के दोष, क्या दोष थे? इसमें तो बहुत सारी खूबियां थी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रोटॉन की स्थिति, और ये भी पता चला कि परमाणु का पूरा भार भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से अपने को पता चलता है। लेकिन इसका दोष ये था कि इसमें पहला तो स्थायित्व की कोई व्याख्या नहीं कर पाते। जैसे ये नाभिक है और यहाँ पे ये हो गया प्रोटॉन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते लगाते उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी, और जब ऊर्जा कम होगी तो वो अंत में इस नाभिक में गिर जाएगा, है ना। जैसे ये है कक्ष, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते हुए इसकी ऊर्जा क्षीण होते जा रही है और क्षीण होते हुए अंत में ये नाभिक में गिर जाएगा। अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के कक्ष, इसके या ये बोले कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है आवेशित कण, और जब विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेशित पदार्थ में जब गति होगी तो त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी आवेशित पदार्थ में जब गति होगी तो गति के कारण क्या होगा? त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और फिर वह ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अगर त्वरण उत्पन्न हुआ तो ये गति कर रहा है, गति करेगा तो गति करने के कारण यह त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। और
त्वरण उत्पन्न होगा तो क्या होगा, आवेशित कण के त्वरण के कारण धीरे धीरे करके ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, ऊर्जा कम होने लगेगी और ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा। यहाँ से ये ऊर्जा कम होती जाएगी और धीरे धीरे करके अंत में ये आकर के परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। ये हो गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। दूसरा मतलब ये दोष क्यों हो रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में गिर रहा है, उन्होंने तो ये कहा था कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि नाभिक और नाभिक के चारों ओर कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पे, जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पे कोई भी आवेशित वस्तु अगर गति करती है तो त्वरण आ जाएगा उसमें, और त्वरण के कारण उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। जब ऊर्जा कम होगी तो स्वाभाविक है ऊर्जा कम होते होते अंत में उसको कहाँ गिर जाना चाहिए, नाभिक में। तो ये हो गया पहला दोष। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के त्रिज्या के बदलने से, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के बदलने से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे ना, वो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। इसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह स्पेक्ट्रम विविक्त होता है। तो स्पेक्ट्रम कौन सा था, विविक्त, डिस्क्रीट, है ना, कंटिन्यूअस ना होकर के कैसा हो रहा है, डिस्क्रीट हो जाता है, और इस कारण परमाणु स्थायी नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, परमाणु कैसा है, स्थायी है ना। परमाणु का जो आकार है वह भी निश्चित है, उसकी कक्षाएं भी निश्चित है, और उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें गिर जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारे बोलने से तो नहीं हो जाएगा। उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए एक और वैज्ञानिक थे, नील्स बोर और रदरफोर्ड। ये 1911 में इन्होंने मॉडल दिया था, और उसके बाद ये इसका दोष उत्पन्न हुआ, और 1913 में रदरफोर्ड और नील्स बोर ने नील्स बोर और रदरफोर्ड, इन दोनों ने मिलकर के 1913 में इसी जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसको संशोधित किया। और क्या बताया, पहला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु ये हो गया, परमाणु का नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना, इनकी ऊर्जा, इनकी जो कक्षा है वो कैसी है, निश्चित कक्षा हो गई। और निश्चित क्यों हुई, क्योंकि इन कक्षों में निश्चित ऊर्जा है। तो ये बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं निश्चित ऊर्जा स्तर वाले, मतलब इस कक्ष की ऊर्जा अलग होगी, इस कक्ष की ऊर्जा स्तर अलग होगा, अगला और कक्ष है तो उनका भी ऊर्जा स्तर अलग अलग होगा। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उस परमाणु मॉडल को संशोधित किया था। तो जैसा कि ये
परेशानी आई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा और ह्रास होने के कारण वह कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो इसका संशोधन कैसे किया गया? ऐसे संशोधन किया गया कि जो कक्ष हैं इन कक्षों के पास ऊर्जा निश्चित है। तो वो जो कमी थी कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऊर्जा धीरे धीरे खोते जाएंगे और अंत में नाभिक में गिर जाएंगे, इस दोष को कैसे पूरा किया? ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर स्थिर ऊर्जा वाले कक्ष में चक्कर लगाते हैं। और ये जो कक्ष है, ये कैसे कक्ष है? ये वृत्ताकार कक्ष है। कैसे कक्ष है? वृत्ताकार कक्ष है जिसमें ऊर्जा कैसी है? निश्चित ऊर्जा है। प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित है। दूसरा, प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा 2n² के आधार पे होती है। 2n²। मतलब क्या हुआ? n का मान अगर हम रखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे और उसके पास ऊर्जा का लेवल कितना होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए पहला कक्ष, अगर ये पहले कक्ष के लिए हम ले रहे हैं तो n = क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो हो गया 2 × 1 और बराबर 2 हो गया। और मान लीजिए दूसरे कक्ष ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 ये हो गया और ये 2 4 दूनी 8। जो ये जो दूसरा कक्ष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। तीसरा ले लेते हैं, 3 × 9 और 9 दूनी 18। तो तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम रह सकते हैं, है ना। इनको कक्ष को K, L, ये इसको यहाँ ले लेते हैं, M, N, इस तरीके से अलग अलग ऊर्जा स्तर के आधार पे अलग अलग नाम दिया गया था। फिर ये कहा कि प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित है। प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित है और यह ऊर्जा क्वांटम के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? क्वांटम के रूप में। तो क्वांटम क्या होता है? क्वांटम प्लैंक ने बताया था कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश होता है वो कंटिन्यूअस नहीं निकलता है बल्कि बंडल के रूप में निकलता है और उन बंडल्स को कहा जाता है क्वांटा। और जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में निकल रही है? फोटॉन्स के रूप में प्राप्त होती है ना। तो नील्स बोर ने बताया कि प्रत्येक कक्ष के पास उसकी अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। अब यदि वह एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है तो क्या होगा? यदि ऊर्जा अवशोषित करता है, अगर वो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और यदि ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है तो वो निम्न स्तर में चले जाएगा। अतः अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पाया जाता है। और इस तरीके से नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जो दोष थे उस दोष को पूरा किया। लेकिन इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अभी भी कुछ सीमाएं हैं और ये सीमाएं क्या हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा क्या सीमा थी? पहला, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के द्वारा
केवल कक्ष के स्थायित्व की व्याख्या होती है, अन्य किसी की व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन के परमाणु का मॉडल तो प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा अपन ले लेते हैं, जैसे लिथियम, लिथियम धन आयन। लिथियम आयन अगर है, लिथियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको दे करके वो धन आयन बन जाएगा। तो लिथियम धन आयन, अर्थात इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, है ना। जिसके पास केवल एक ही कक्ष है, एकल इलेक्ट्रॉन कक्ष वाला की तो व्याख्या की जा सकती है इस रदरफोर्ड और नील्स बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा, लेकिन अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु मॉडल की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये इसकी सीमा हो गई, है ना। अधिक, एक से अधिक ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उसका ऊर्जा स्तर बदल जाएगा। अधिक ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा, परमाणु से अणु बनता है। आप लोग जानते हैं परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिले और हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलेंगे और ऑक्सीजन का एक अणु बनाएंगे। ये तो एक समान परमाणु है ना, इसको हम बोलते हैं तत्व। अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु होते तो, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये मिलकर के बनाते हैं पानी। तो ये परमाणु से अणु बनता है। इन अणुओं के बनने की व्याख्या भी किसके द्वारा नहीं की जा सकी? रदरफोर्ड के द्वारा। उन्होंने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था उससे जो अणु की आकृति कैसा बनेगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती थी। तीसरा, जीमन और स्टॉर्क प्रभाव, इनके बारे में भी व्याख्या नहीं की जा सकी है। जीमन प्रभाव की भी व्याख्या नहीं की जा सकी और स्टार्क प्रभाव की भी व्याख्या नहीं की जा सकी। तो अब ये जीमन और स्टार्क प्रभाव क्या है ये भी पता होना चाहिए, है ना। जीमन प्रभाव रेखीय स्पेक्ट्रम के, स्पेक्ट्रम वर्णक्रम है ना, जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसके चुंबकीय क्षेत्र में बहुत सी रेखा में विभाजित हो जाना। जैसे वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा है और सामने कांच का गुटका अगर रख दें तो क्या होता है, या प्रिज्म रख दीजिए, या पानी के बुलबुले को अगर आप देखिए, क्या होता है, प्रकाश जो सफेद रंग का होता है वो 7 रंगों में विभक्त दिखाई देता है, दिखता है ना। तो वैसे ही अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में अगर यहाँ पे स्पेक्ट्रम रेखित स्पेक्ट्रम बन रहा है तो बहुत सी रेखाओं में विभाजित होना चाहिए, है ना। वैसे ही स्टार्क प्रभाव क्या था, चुंबकीय के बदले रेखीय स्पेक्ट्रम अगर विद्युतीय क्षेत्र में बनता है, मतलब विद्युतीय क्षेत्र में यदि बहुत सी रेखाओं में विभाजित होकर के स्पेक्ट्रम बना रहा है तो इसके बारे में भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करती हूँ। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था और उसके बाद नील्स बोर के साथ उन्होंने जो मिल करके अपना परमाणु मॉडल बनाया, वो परमाणु मॉडल कैसा है ना। रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल बनाया उसमें ये बताया कि बीच में नाभिक होता है, वह नाभिक ठोस होता है और बहुत छोटा होता है।
परमाणु की तुलना में परमाणु की त्रिज्या अभी बताया था आपको 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है ना, इसकी तुलना में परमाणु का जो आकार, मान लीजिए इतना बड़ा आकार अपन बना ले रहे हैं, ठीक है, तो इसकी तुलना में इसके नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, इतना छोटा इसका नाभिक है। यहाँ पे अलग अलग तत्वों के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या अलग अलग होती है। कैसे बोलेंगे? जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, हमने ले लिया उदाहरण कार्बन। कार्बन का परमाणु भार मालूम है कितना? 12। कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो इसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और हमने ये बताया कि नाभिक ठोस भाग है और पदार्थ के परमाणु का पूरा भार उसके अंदर निहित है ना, तो पूरा भार यानी कितना होना चाहिए? 12 परमाणु भार उसके अंदर होना चाहिए। यह 12 परमाणु भार 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के द्वारा प्रदर्शित हुआ, ठीक है। इसके बाद जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए बताओ? क्योंकि परमाणु उदासीन प्रकृति का है। तो अगर धन आवेश है, मान लीजिए 6 धन आवेश है और 5 ऋण आवेश है, तो उसमें कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश ज्यादा हो जाएगा। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 प्रोटॉन हो गए, तब कौन सा आवेश आ गया? ऋण आ गया, है ना। आपके पास 6 संतरे हैं और 6 ही मौसम्बी हैं। आपने एक मौसम्बी मुझे दे दिया, आपके पास क्या चीज ज्यादा बचा है? संतरा ना, एक संतरा ज्यादा बचा। वैसे ही बराबर होना है, उदासीन होना है, यानी दोनों की संख्या बराबर होना है। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। प्रोटॉन के पास धन आवेश, इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश, तो ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होंगे? तो आपको बताया था 2n² के आधार पे होंगे। 2n² के आधार पे व्यवस्थित होते हैं। कैसे? पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो नाभिक के सबसे पास का कक्ष होता है ना, उस कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड होता है कक्ष, इस कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। तो हमारे पास तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो पहले कक्ष में चले गए, अब 8 बचे क्या? केवल 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, है ना। तो दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से जो बनाया जाता है इसको कहा जाता है परमाणु आरेख। क्या बोलते हैं? परमाणु आरेख। तो अगर आपको परमाणु आरेख बनाने के लिए दिया जाए तो आप बना सकते हैं। चलिए अपन ऑक्सीजन का परमाणु आरेख बनाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु भार होता है इसका 16, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। तो परमाणु का पूरा भार कहाँ उपस्थित होता है? परमाणु का पूरा भार होगा उसके नाभिक में। नाभिक ये हो गया उसका नाभिक, जो बीचों बीच ठोस और धन आवेशित भाग होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी कितनी होगी? चूंकि भार 16 है, 16 भार हमारे पास आएगा। कैसे आएगा? जब 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन मिलकर के इसका परमाणु भार 16 आ गया।
अब परमाणु चूंकि उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे व्यवस्थित होंगे? पहले कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना, ये और ये। इसके बाद दूसरा कक्ष, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 में से 2 तो यहाँ आ गया तो बच गए 6, तो दूसरे कक्ष में आ गए 1 2 3 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षों में उपस्थित होते हैं इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 और 6। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों की संख्या कितनी हो गई? चूंकि हमारे पास कितना आना चाहिए? परमाणु भार 16 है तो 16 आना चाहिए, तो प्रोटॉन की संख्या 8 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 हो गई। तो इस तरीके से इसका परमाणु भार भी आ गया। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पे पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके बाद वाले कक्ष में अधिकतम 8 रह सकते हैं, लेकिन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें 8 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। उदाहरण लेते हैं हम सोडियम। आप और भी तत्व ले सकते हैं, लेकिन इन तत्वों का उपयोग अपन इसमें जब पढ़ते हैं ना तो बहुत अधिक मालूम होता है, तो इसीलिए इन्हीं तत्वों के बारे में अपन पढ़ते हैं जिससे कि आपको अच्छे से कंठस्थ याद भी हो जाए और आप बहुत आसानी से, बहुत शीघ्रता से इसका विन्यास लिख सकें। तो हो गया सोडियम, परमाणु भार होता है इसका 23, परमाणु भार हो गया 23। अब परमाणु भार 23 से तो नाभिक में उपस्थित क्या क्या है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। परमाणु भार हमको 23 करना है, और नाभिक के बाहर जो कक्ष है, कक्ष में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतनी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। क्या होगा? सबसे पहले तो परमाणु भार 23 है, वो हमको नाभिक में चाहिए। हमने ये बनाया नाभिक। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 23 भार लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के 23 लाना है ना। तो हमने कर दिया 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, हो गया 22। 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, हो गया 24। अब क्या करें? तो हम प्रोटॉन की संख्या को नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्याएं बराबर होगी ना, धनावेश और ऋणावेश कणों की संख्या बराबर होगी, तो इसीलिए प्रोटॉन की संख्या 11 होती है। न्यूट्रॉन तो उदासीन प्रकृति का है, न्यूट्रॉन उदासीन है, इसलिए उसकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। तो प्रोटॉन हो गया 11, न्यूट्रॉन हो गया 12, 11 12 हो गया 23, परमाणु भार 23 आ गया। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गए 11। अब पहले कक्ष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। यहाँ पे बना दिया 2, ये पहला कक्ष, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया। दूसरे कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8, तो 8। ये दूसरा कक्ष बना दिया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। 8 और 2 10 ही है। हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे कक्ष में आ जाएगा, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन।
ये एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो इस तरीके से ये कहलाएगा पूरा परमाणु आरेख, है ना। परमाणु आरेख मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति। यहाँ पे तीसरा कक्ष, अभी हम लोगों ने जो 2 परमाणु भार पढ़े थे उसमें तीसरा कक्ष नहीं लिया था, लेकिन इसमें 3 कक्ष के बारे में पढ़ा। अब इसी से आयन का बनना सिखाते हैं। क्या होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, मतलब किसी दूसरे तत्व के परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दे, या किसी दूसरे तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर आपस में साझेदारी हो। तो यहाँ पे इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलेगा। ये ज़्यादा सरल कौन सा होगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे, है ना। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है तो इसकी त्रिज्या छोटी हो जाती है, और ये चूंकि धन आवेश बढ़ गया, ऋण आवेश की संख्या कम हो गई, है ना। अभी प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी हो गई? 10 हो गई जब ये हट गया। तो इस तरीके से बनने वाला पदार्थ क्या हुआ? ये आयन कहलाएगा, सोडियम आयन, और इसमें हम एक धन आवेश का चिन्ह लगाएंगे। आया समझ में? ठीक, थैंक यू।